तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा ग्रुप बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना, इसका हम लोग का क्लास नंबर 3 है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो आपका 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़े। उसके बाद जो है वो हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके बारे में देखें। उसके अलावा जो आपका 12 अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं आए हैं, इसका हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें इसके बारे में, जो कि पीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो हम लोग आयोजना का, यानी कि जो आपका 5 ईयर प्लान है, इसका हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड देखे थे। एक देखे थे 1951 से 1966, जिसको हम लोग भारतीय आयोजना का प्रथम चरण कहते हैं, ये है आपका नेहरू का काल। दूसरा है आपका आयोजना का द्वितीय चरण, जिसको हम लोग इंदिरा का काल कहते हैं, जो कि 1969 से 1990 तक आता है। उसके बाद तीसरा है आपका भारतीय आयोजना का तृतीय चरण, यानी कि 1992 से लेकर 2017 तक, इसको हम लोग मनमोहन का काल कहते हैं। पहले चरण में हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा को शामिल करते हैं। दूसरे चरण में हम लोग चौथा, पाँचवा, छठा को शामिल करते हैं। और तीसरे चरण में हम लोग 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां को शामिल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की जो है वो क्लासेस, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए भारत में आयोजना के चरण। तो बताया जाता है कि भारत में आयोजना प्रथम चरण में, भारत में जो आयोजना है प्रथम चरण, ये आपका 1951 से लेकर 1966 तक चला, 1951 से लेकर 66 तक। और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना को शामिल किया जाता है। तो 51 से 56 तक में पहला, दूसरा, जो तीसरा है पंचवर्षीय योजना को शामिल करते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच रखा गया था, यानी कि सामूहिक जो है वो विकास का दृष्टिकोण रखा गया था। प्रथम चरण में हम लोग सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को, दूसरे पंचवर्षीय योजना को और तीसरे पंचवर्षीय योजना को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये क्या था, इसको हम लोग देखते हैं कि आपका पंचवर्षीय योजना क्या है। पहला तो देखिए, बताया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे? तो आपका हेरोड डोमर मॉडल पे या फिर सामूहिक या फिर सामुदायिक विकास दृष्टिकोण पे आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, और ये साथ ही साथ सामुदायिक विकास जो है दृष्टिकोण, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो अप्रोच है, इसके ऊपर ही आधारित था। इसका प्रतिपादन जो है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज के द्वारा किया गया था। तो इसका जो प्रतिपादन है, इसका प्रतिपादन जो है वो आपका के.एन. राज के द्वारा किया गया था। के.एन. राज बोले तो इसका प्रतिपादन, बोले तो इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो आपका सामुदायिक विकास दृष्टिकोण है, इसका विकास आपका के.एन. राज के द्वारा किया गया था। इस योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु कृषि क्षेत्र था। तो इस योजना में ज़्यादा फोकस आपका कृषि क्षेत्र में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन जो है उसको वृद्धि करना है और खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना था। इस कारण सरकार ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास पर बल दिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, तो नदी घाटी जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसके विकास पे जो है सरकार जोर दिया। जैसे कि आपका दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इसके ऊपर सरकार ध्यान दिया। तो पहला जो आपका पंचवर्षीय योजना था, इसको हेरोड डोमर पे आधारित था, मॉडल पे। और ये जो है वो आपका सामुदायिक विकास दृष्टिकोण पे भी आधारित था। इसका जो है निर्माण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज के द्वारा किया गया था। इसमें इस योजना का जो प्रमुख बिंदु था वो कृषि क्षेत्र था, और यहाँ पे कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना है, और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित करना है। इसके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया। इसमें से आपका दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और आपका हीराकुंड परियोजना शामिल है। अगर हम लोग बात करें तो आपका जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये हमारे झारखंड में किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, तो ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश का था। तो जो भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में, और जो नांगल है वो आपका पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल, यानी कि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नांगल पंजाब में ये था। तो पंजाब और हिमाचल का ये संयुक्त था भाखड़ा नांगल। और वहीं अगर हीराकुंड की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, फिर बोला गया कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर लगभग 20% प्रतिवर्ष था। तो इसमें कृषि जो विकास वर्ष था वो आपका
20% था प्रति वर्ष, कितना 20%। और ये बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन है, यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर लगभग जो है वो आपका 20% प्रति वर्ष था। अब देख लीजिए ये हेरोड डोमर मॉडल क्या होता है वो देख लीजिए। ये मॉडल पहले COR पे डिपेंड था, लेकिन अब ये ICOR पे डिपेंड हो गया है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। तो COR पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ICOR ये होता है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। तो बताया जाता है कि ये पहले COR पे डिपेंड था, लेकिन अब ये ICOR पे डिपेंड हो गया। इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है, इसका फुल फॉर्म। आगे देख लीजिए। हेरोड डोमर मॉडल सोवियत संघ की आर्थिक समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो आपका हेरोड डोमर मॉडल है ये आपका सोवियत संघ की आर्थिक समृद्धि का जो मॉडल था इसके ऊपर ये आधारित था। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि दर का जो मापन है वो आपका बचत दर यानी कि सेविंग रेट को पूंजी उत्पादन अनुपात से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। कहने मतलब है कि जो आपका राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम का कितना ग्रोथ हुआ है, कितना समृद्धि दर है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो आपका कुल बचत है, कुल बचत जितना भी बचत हो रहा है, तो कुल बचत को आप भागा दे दीजिए, किससे विभाजित कीजिए, किससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका COR है यानी कि पूंजी उत्पादन जो अनुपात है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि पूंजी उत्पादन जो अनुपात है, इससे आप इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो इसमें बोला गया है इस मॉडल में कि आर्थिक समृद्धि दर का जो मापन है वो बचत दर को पूंजी उत्पादन अनुपात से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो है वो समृद्धि दर कैसे निकालते हैं। तो आपका जो कुल बचत है इसको आप भाग दे दीजिए COR से यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो से। ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि COR क्या है। तो प्रति यूनिट यानी कि इकाई से पूंजी से उत्पादित प्रति इकाई वस्तु और सेवा, मतलब कि COR समझिए कि पूंजी उत्पादन अनुपात, मतलब प्रति यूनिट, मतलब एक यूनिट में जो पूंजी लगाए हैं उस पूंजी से प्रति इकाई में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है। तो प्रति यूनिट प्रति इकाई में जो आप प्रति पूंजी लगा रहे हैं वो उससे आपका कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। पूरा नहीं निकालिए। कहने मतलब है कि आप इस क्षेत्र में 5 रुपये लगाए तो इससे उत्पादन कितना हुआ, इस क्षेत्र में आप 50 रुपये लगाए इससे कितना उत्पादन हुआ, इस रीजन में आप इतना लगाए इससे कितना उत्पादन हुआ। तो इसी को ही बोला जा रहा है कि प्रति यूनिट यानी कि इकाई पूंजी से उत्पादित प्रति इकाई वस्तु और सेवा, इसको बोला जा रहा है COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो। आगे देख लीजिए। यहाँ बचत दर का शाब्दिक अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में होने वाला निजी एवं सरकारी निवेश होता है। तो यहाँ पे बचत दर का अर्थ क्या है। तो अर्थव्यवस्था में होने वाला निजी एवं सरकारी निवेश है, उसी को बचत दर कहा जा रहा है। वहीं पूंजी जो है वो निर्गत अनुपात का तात्पर्य पूंजी का उत्पादन क्षमता, निर्गत मतलब कि उत्पादन, तो वहीं जो पूंजी निर्गत अनुपात का तात्पर्य पूंजी का उत्पादन क्षमता या फिर निवेश की गुणवत्ता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी एक वस्तु या सेवा के एक इकाई को उत्पादन करने में जितनी इकाई पूंजी की आवश्यकता होती है उसे पूंजी की उत्पादकता कहा जाती है। कहने मतलब है एक यूनिट कोई गुड्स, देखिए एक यूनिट जो आप प्रोडक्शन करने में जो आप पूंजी लगा रहे हैं प्रत्येक यूनिट में, देखिए आपको अगर 100 यूनिट बिजली का उत्पादन करना है और प्रत्येक यूनिट में आपको 2-2 रुपये का खर्च आ रहा है, तो पूरे उत्पादन करने में आपका 200 यूनिट उत्पादन करने में आपको 200 रुपये का खर्च आएगा। तो यही बोला जा रहा है कि प्रति यूनिट में आप जितना पूंजी लगा रहे हैं और उससे जितना भी उत्पादन हो रहा है उसी को ही पूंजी की उत्पादकता यानी कि COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है। सिंपल सी बात, इसको याद रख लीजिए। दूसरा बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में पूंजी उत्पादकता अनुपात के स्थान पर वृद्धिमान पूंजी उत्पादकता अनुपात यानी कि ICOR को जो है वो प्रयोग में हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग COR का यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग ICOR का यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। आगे देख लीजिए।
बताया जा रहा है कि यदि COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो का मान 4 है तो इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु के 1 इकाई को उत्पादित करने के लिए पूंजी की 4 इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर किसी का COR अगर 4 है तो इसका अर्थ ये होता है कि एक वस्तु के 1 इकाई को प्रोडक्शन करने में यानी कि उसको उत्पादित करने में हम लोगों को पूंजी की 4 इकाई की आवश्यकता होती है। अगर किसी का COR अगर 15 रुपया है तो बोला जाएगा कि किसी वस्तु के 1 इकाई को उत्पादन करने के लिए उसके लिए पूंजी की 15 इकाई की आवश्यकता होती है, ऐसा। ठीक है, आगे देख लीजिए। वहीं ICOR का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए। वहीं ICOR का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए कितनी इकाई पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए कि केवल यहाँ पे एक अतिरिक्त इकाई को ऐड कर देना है। तो ICOR का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने में, तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए कितनी इकाई पूंजी की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग ICOR कहते हैं। क्लियर? इसको 2-3 बार अपने अनुसार सोचिएगा तो याद हो जाएगा, इसमें दिमाग मत लगाइएगा लैंग्वेज के फॉर्म में, लैंग्वेज आप अपने अनुसार से लगा सकते हैं। आगे देखिए, हेरोड डोमर मॉडल के अनुसार निवेश एवं उत्पादन एवं देखो, हेरोड डोमर मॉडल के अनुसार निवेश एवं उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, हेरोड डोमर मॉडल में बोला गया है कि जो आपका निवेश और जो उत्पादन है वो आपका एक सतत प्रक्रिया है। आप जितना निवेश कीजिएगा उतना आपका उत्पादन होगा, तो निवेश भी होगा फिर उत्पादन होगा, फिर निवेश होगा फिर उत्पादन होगा। तो ये आपका एक सतत प्रक्रिया है, सस्टेन आपका प्रोसेस है, जहाँ निवेश एवं उत्पादन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यदि परिवर्तित निवेश को परिवर्तित उत्पादन से विभाजित किया जाता है तो उसको, इस रेशियो को हम लोग ICOR कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग हमेशा जानते हैं कि हेरोड डोमर मॉडल में बोला गया है कि जो निवेश है और जो उत्पादन है ये आपका एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ पे निवेश एवं उत्पादन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कभी निवेश ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, तो कभी उत्पादन भी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो मतलब ये लगातार परिवर्तित होते रहता है। यदि जो परिवर्तित निवेश को परिवर्तित उत्पादन से विभाजित कर दिया जाए, यानी कि पहले निवेश कर रहे थे 15 रुपया, तो उत्पादन हो रहा था आपका 20 वस्तु का। फिर अब हम लोग निवेश कर रहे हैं 20 रुपया, तो उत्पादन हो रहा है 30 वस्तु का। तो 5 जो है निवेश में 5 हम लोग का बढ़ा है, तो वस्तु के उत्पादन में आपका 10 गो बढ़ गया है। तो वही बात है कि आप जो है परिवर्तित निवेश को परिवर्तित उत्पादन से विभाजित कर देंगे, मतलब कि आपका 5 रुपया बढ़ाए हैं तो आपका 10 वस्तु ज़्यादा बन रहा है, तो 5/10 कर देंगे। वही इसी अनुपात को ही जो है वो हम लोग ICOR कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए। 100 रुपया में 10 वस्तु का उत्पादन हुआ, देन प्रत्येक गुड्स का जो दाम है वो 10 रुपया होगा। देन यहाँ पे COR कितना हो गया, 10 रुपया। तो आप 100 रुपया लगा रहे हैं और उससे आपका 10 वस्तु बन रहा है, तो ऐसे में सभी वस्तुओं का दाम कितना रख दीजिएगा, सभी वस्तुओं का 10 रुपया। और यहाँ पे जो आपका COR है यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो आपका 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ पूंजी की उत्पादकता 10 हो गया, कितना हो गया पूंजी की उत्पादकता यानी कि 10 हो गया। मीन्स एक वस्तु को उत्पादित करने के लिए 10 इकाई पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे पूंजी की उत्पादकता कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए आपको 10 इकाई पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और COR को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक एग्जांपल और है। COR क्या हो गया, सिंपल समझ में आ गया। आगे देख लीजिए। अब यदि हम उसमें 10 रुपया और इन्वेस्ट कर दिए, पहले हम 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपका 10 गो वस्तु बन रहा था, तो उसमें हम उसका दाम 10 रुपये रख दिया और वो आपका COR हो गया। सिंपल सी बात है, जिसमें से आपका पूंजी की उत्पादकता 10 रुपया हो गया। कहने का मतलब है एक वस्तु को उत्पादन करने में हम लोगों को 10 इकाई पूंजी की आवश्यकता हो रही है। सिंपल। अब देख लीजिए, यदि हम उसमें 10 रुपया और ऐड कर देंगे, यानी कि पहले 100 रुपया अब 10 रुपया और, तो अब कितना हो गया टोटल 110 रुपया आपका पूंजी हो गया। और इससे आपका 20 गो वस्तु बना। पहले 10 गो वस्तु बन रहा था, अब आपका कितना बन रहा है, 20 गो वस्तु बन रहा है। मीन्स मात्र 10 रुपया अधिक निवेश करने से आपका उत्पादकता जो है वो 10 और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पूंजी की उत्पादकता बढ़ी ना, तो यही जो है वो आपका ICOR हो गया, यानी कि आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यही आपका ICOR हो गया। अब देख लीजिए,
जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता अधिक पाई जाती है, तो जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता अधिक पाई जाती है वहाँ औद्योगिक विकास की दर भी अधिक होती है। तो जहाँ पे पूंजी की उत्पादकता यानी कि जो आपका है कैपिटल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है जिस अर्थव्यवस्था में, जिस इकोनॉमी में, वहाँ पे औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो दर है वो, उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर पूंजी उत्पादकता में कमी या फिर उच्च COR औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण को प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादकता में क्या है, थोड़ा सा कमी है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो है COR बहुत ही ज़्यादा है, और तो ये क्या दिखला रहा है कि आपका औद्योगिक विकास का ये प्रारंभिक चरण को ये प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपको जो है COR ज़्यादा लगेगा। अब एग्जांपल देखें ना कि 100 रुपये लगा रहे तो 10 वस्तु बन रहा है, फिर 110 रुपये लगा रहे तो आपका 20 वस्तु बन रहा है। तो शुरू में उत्पादक कम है, शुरू में आपका पूंजी उत्पादकता में क्या है, कमी है, वहाँ पे आपका उच्च COR है, और सेकेंड में आपका जो है वो आपका COR कम हो जा रहा है, इसको हम लोग ICOR कह दे रहे हैं, इंक्रीमेंटल आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कह दे रहे हैं। यहाँ पे आपका निवेश भी कम हो जा रहा है और आपका उत्पादन भी बढ़ जा रहा है, सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, सामान्यतः तकनीकी विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास इत्यादि को सुनिश्चित कर पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। पहले आपके पास टेक्नोलॉजी कम था तो उससे आपका उत्पादन में भी कमी हो रहा था, लेकिन अब आपके पास जो है वो आपके पास तकनीकी विकास भी बढ़ गया है, मानव संसाधन विकास भी बढ़ गया है, कौशल विकास भी हो गया, स्किल डेवलपमेंट भी हो गया है। तो इन सभी के को अगर जब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं, तो आपका पूंजी की जो है वो उत्पादकता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। डेट्स इट। तो ये जो लाइन है आपको समझ में आया होगा। तो जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता अधिक पाई जाती है वहाँ पे औद्योगिक विकास की दर भी अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर पूंजी उत्पादकता में कमी या फिर उच्च COR औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण को ही प्रदर्शित करता है। सामान्यतः इन जनरल तकनीकी विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास इत्यादि को सुनिश्चित करके हम लोग पूंजी की उत्पादकता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। सिंपल सी बात यही है। आगे देख लीजिए, इस मॉडल के अनुसार बचत दर पूंजी संचय को दो प्रमुख भूमिका होती है। इस मॉडल में यानी कि हेरोड डोमर मॉडल में इसके अनुसार जो आपका बचत दर है, जिसको हम बचत दर को हम लोग पूंजी संचय कह रहे हैं, यानी कि जो भी पूंजी को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसकी दो ठो प्रमुख भूमिका होती है। क्या क्या? पहला, बचत दर जहां एक और राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होता है। तो देख लीजिए, तो बचत दर जो है वो एक तरफ राष्ट्रीय आय को और साथ ही साथ उत्पादन को भी बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो बचत दर आपका उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाता है। तो ये है आपका जो है वो पहला मॉडल। तो पहला जो मॉडल है आपका हेरोड डोमर मॉडल, इसमें आपका बचत दर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना में ना आपका क्या क्या लक्ष्य था, कब से कब तक था, ये सब नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिंपल से केवल क्या बताया गया है, तो इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका पहला जो पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम 1951 से 1956 तक था। इसमें जो लक्ष्य था वो आपका 2.1% रखा गया था, और इसका उपलब्धि जो है वो आपका 3.6% हुआ था। यानी कि ये जो मॉडल था वो आपका बहुत ज़्यादा सफल हुआ था। इसमें आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इस पे जो है फोकस आपका एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया था। इसको हम लोग हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं, और इसका जो निर्माण है, प्रतिपादन, वो KN राज के द्वारा किया गया था। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो आपका पहला पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा कीवर्ड भी देख लेते हैं, क्योंकि PT में यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। PT में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे जो है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये रहा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम था आपका 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। फिर देख लीजिए, इसमें कुछ बात कहा गया है कि ये जो पहला मॉडल था ये किस मॉडल पे था, तो आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसमें लक्षित जो विकास का जो दर था वो 2.1 यहाँ पे टारगेट किया गया था, और प्राप्त हुआ था 3.6, यानी कि आपका ये सफल ही रहा था।
इसमें मुख्य उद्देश्य देख लीजिए तो कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, देश के विभाजन तथा युद्ध से उपरांत असंतुलन को दूर करना था, लघु एवं कुटीर उद्योगों को यहाँ पे पुनरुद्धार करना था, औद्योगिकीकरण की वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना था और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर हम लोगों को बढ़ना था। इसमें संतुलित विकास का जो है वो रोड मैप तैयार किया गया था। प्रमुख अगर तथ्य की बात कीजिएगा तो वो देख लीजिए, प्रथम जो आपका पंचवर्षीय योजना है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 2378 करोड़ रुपए के संशोधित व्यय का लक्ष्य रखा गया था, किंतु वास्तविक जो व्यय था आपका 1960 रुपया जो हो पाया। वास्तविक जो खर्चा हम लोग का 1960 करोड़ रुपया ही हो पाया था। इस योजना की प्राथमिकता जो है वो आपका कृषि एवं सिंचाई साधनों का विस्तार करना था और इस योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की जो है वो वृद्धि हो पाई। इसको याद रखिएगा, 1.88% की वृद्धि हो पाई। दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। यहाँ पे आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का भी विस्तार किया गया था। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी कि नेशनल एक्सटेंशन जो है वो सर्विस का भी विस्तार किया गया था। समझ में आ गया है? तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हम लोग अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे और उसके बारे में जो भी पॉइंट बन सकता है उसको हम लोग देखते चलेंगे, कीवर्ड को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो आप देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये रहा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक है, यानी कि 1 अप्रैल 1956 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 1961 तक ये चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, फिर हम लोग इसका पीटी वाला पॉइंट देखेंगे। तो बोला जाता है कि द्वितीय 5 ईयर प्लान जो है वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसके अंतर्गत भारी उद्योगों जैसे कि पूंजीगत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग और आपका ऊर्जा उद्योग, इसमें निवेश को प्रोत्साहित करना था। इसके अंतर्गत जो है वो आपका 3 लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो आपको बताया गया था ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है इसको हम लोग नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसमें भारी उद्योग के ऊपर फोकस किया गया था, जो कि पूरी तरीके से असफल रहा था। ये जो योजना है वो आपका 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रहा था। इस योजना में जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो आपका 4.5 रखा गया था और जो आपका उपलब्धि हुआ था वो आपका 4.2 हुआ था, यानी कि 0.3 का यहाँ पे जो है वो आपका हानि हुआ था। यहाँ तक क्लियर? ये आपका फैक्ट याद हो गया। इसमें जो है वो आपका हैवी इंडस्ट्री में जो है वो ये फोकस किया गया था, और हैवी इंडस्ट्री में आपका पूंजीगत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग और ऊर्जा उद्योग पे फोकस किया गया था। इसमें जो है वो आपका 3 तरह के लौह एवं इस्पात उद्योग का स्थापना किया गया था। दुर्गापुर उद्योग जो है वो आपका उत्तराखंड में, दुर्गापुर जो है वो आपका उद्योग जो है दुर्गापुर में आपका लौह एवं इस्पात उद्योग खोला गया था यूनाइटेड किंगडम की मदद से। राउरकेला में जो है वो आपका जर्मनी की मदद से, और भिलाई में जो है वो आपका USSR के मदद से खोला गया था। इसको भी थोड़ा सा आप इसको भी याद रखिएगा। और बताया जाता है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये सभी जो है वो आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तीनों जो है वो आपका इसी में ही खोला गया था। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा इसकी आगे की चर्चा। इस मॉडल के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं जैसे कि ऊर्जा उसके बाद यातायात, इन सभी के विकास पर भी जो है वो बल प्रदान किया गया था। तो दूसरा जो मॉडल है आपका नेहरू और पीसी महालनोबिस मॉडल, इसमें आपका ऊर्जा और यातायात इत्यादि के विकास पर भी बल दिया गया था। इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, और यह एक दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति थी। कैसी थी? तो दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति थी, और जिसका जो प्रयोग है वो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना तक किया गया था। इसका जो प्रयोग है वो थोड़ा करके आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना तक इसका यूज किया गया था। पीसी महालनोबिस जो आपका 5 ईयर प्लान है ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट होकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था, थोड़ा कुछ चरणों में। आगे देख लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका 1972 में बना था, इसी मॉडल पे ही 1972 में। आगे देख लीजिए, जो आपका छठा पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो आपका हेवी इंडस्ट्री लगाना बंद कर देता है बड़ा बिकॉज आपका यहाँ से क्या आता है, PPP मॉडल आता है, यानी कि
पीपीपी मॉडल आता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आ जाता है। देन 1991 से तो सबका प्राइवेटाइजेशन ही करना चालू कर देता है गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल बताया कि आपका देख लीजिए दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक जो है वो गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्री लगाने के ऊपर जो है वो फोकस करती है। फिर छठे पंचवर्षीय योजनाओं में जो है पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो हैवी इंडस्ट्री को लगाना बंद कर देता है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीपीपी मॉडल पे हम लोग जो है वो चले गए थे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चले गए। और 1991 के बाद तो आपका प्राइवेटाइजेशन करने लगा, तो गवर्नमेंट उद्योग लगाना ही बंद कर दिया। ठीक है, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ तक था। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसका देख लेते हैं, इसका क्या क्या फैक्ट बनता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो देख लीजिए, सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चला था। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित है। इसमें लक्षित जो है विकास दर का टारगेट है 4.5 रखा गया था, और इसमें ये प्राप्त हुआ था 4.2, यानी कि 0.3 यहाँ पे नहीं हुआ था। इसमें उद्देश्य ये था तीव्र औद्योगिकीकरण। इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था, और उद्योग के माध्यम से रोजगार क्षेत्र में भी वृद्धि करना था। आय और संपत्ति के बंटवारे में भी समानता लाना था, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में भी पर्याप्त वृद्धि करना था। इसके अलावा आर्थिक विकास का समान वितरण भी करना था। प्रमुख तथ्य देख लीजिए, तो बोला जाता है कि इस योजना जो कि आपका पीसी महालनोबिस है, इसी योजना के क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। ये जो योजना था ये आपका क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, जिसकी मुख्य विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर जोर दिया गया। दूसरा, पूंजी उत्पादित उपयोग वस्तु क्षेत्र पर ये जोर दिया गया। लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र पर जोर दिया गया, और घरेलू उद्योग क्षेत्र पर भी जोर दिया गया। इस आयोजन में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष जो है वो बल प्रदान किया गया, और साथ ही साथ औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 4800 करोड़ रुपए का संशोधित व्यय प्रस्तावित किया गया था, किंतु 4672 रुपये जो है वो आपका खर्च हो सका था। तो 4800 में 4672 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया था। राउरकेला आपका उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे 3 गो आपका इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। आपका देख लीजिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की आधारशिला रखी गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त आपका हेरोडोमर मॉडल में कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था, और इसमें उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर जो है वो आपका कोई विशेष जो है ध्यान नहीं दिया गया था, यानी सेकेंड लॉ में वस्तुओं के उत्पादन पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इस कमी को दूर करने के लिए जो है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल को सामने रखा गया, जिसे प्रशांत नेहरू मॉडल भी कहा जाता है। इसको नेहरू मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष तथा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो ये आपका हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका फैक्ट भी देख लिया हम लोग पीटी के लिए, और इसका हम लोग मेंस के लिए जो है वो डिटेल से इसका नोट्स भी देख लिया। अब जो है वो हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं, जो कि आपका 1961 से लेकर 1966 तक चला था। तो बोला जाता है कि जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक यानी कि सेल्फ जनरेटिंग बनाना था। तो आत्मनिर्भर के साथ साथ स्व उत्पादक यानी कि सेल्फ जनरेटिंग बनाना था। इस कारण जो सरकार के द्वारा भारी उद्योगों की जो स्थापना है और खाद्यान्न उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। तो यहाँ पे थर्ड में भी भारी उद्योगों पर स्थापना के ऊपर ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर भी जो है वो बल दिया गया, क्योंकि हम लोगों को आत्मनिर्भर और आपका स्व उत्पादक बनना था। किंतु तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में खाद्य संकट की स्थिति की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसी के अंतिम पड़ाव तक आते आते भारत में अकाल जैसी समस्या जो है वो अपना विकराल रूप ले लेता है। जिसका प्रमुख कारण क्या था? जिसका प्रमुख कारण जो है वो आपका सूखा की स्थिति है, और ये जो सूखा की स्थिति जो है वह आपका मानसून फेलियर के कारण हुआ था, और आपका कृषि क्षेत्र में निम्न निवेश था। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में आप निवेश भी कम कर रहे हैं, ऊपर से आपके देश में सूखा जैसी स्थिति भी आ रही है, मानसून का फेलियर हो रहा है। तो जिसके कारण भारत में उत्पन्न हो गया था खाद्यान्न संकट, भूखमरी, और यहाँ से आपका जो है वो हंगर एंड स्टारवेशन की समस्या बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो हंगर और स्टारवेशन की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। फिर देख लीजिए, खाद्यान्न संकट की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार के द्वारा यूएसए
यानी कि देखिए खाद्यान्न संकट जो आपका फूड ग्रेन्स का जो क्राइसिस है, इस संकट यानी कि इस संकट से, इस समस्या से समाधान करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा यूएसए से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से PS 480 ये एक गेहूं का टाइप्स है, प्रकार है। तो PS 480 गेहूं का जो है वो आयात प्रारंभ किया गया, जिस कारण भारत में भुगतान संतुलन की जो है समस्या उत्पन्न होगी। अब भारत में आपका उस समय यूएसए से जो है वो आपका गेहूं का आयात किया जा रहा है, जिसका नाम है PS 480, और इस कारण से भारत में भुगतान संतुलन की समस्या भी जो है वो उत्पन्न हो जा रही है। फिर देख लीजिए बीओपी समस्या एक अन्य कारण बीओपी समस्या का एक और अन्य कारण है कि क्योंकि इसी समय जो है भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, मानसून की विफलता था, तो इन सभी के कारण जो है वो आपका घटती निर्यात को माना जाता था। एक तरफ तो हमारे यहाँ निर्यात भी कम हो रहा है, ऊपर से आयात में वृद्धि हो रही है। यूएसए से हम लोग PS 480 गेहूँ का आयात कर रहे हैं, और ये जो हम लोग गेहूँ दे रहा था ना, वो वहाँ पर सुअर को खिलाने वाला गेहूँ हम लोग को दिया जा रहा था इंडिया को। सोच लीजिए, आयात आपका ज़्यादा हो रहा है, निर्यात आपका कम हो रहा है, तो यहाँ से आपका बीओपी क्राइसिस समस्या देखने को मिलेगी ही। आगे देख लीजिए, खाद्यान्न संकट एवं भुगतान असंतुलन के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय हो गई। तो खाद्यान्न संकट भी एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ आपका भुगतान असंतुलन भी हो रहा है, भारत में चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, भारत में अकाल हो पड़ रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि इस समय जो है वो आर्थिक आयोजन की जो प्रक्रिया है, इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया, और जिसे योजना अवकाश यानी कि आपका प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। और हम लोग 1966 में भारत को जो है वो आपका IMF से लोन भी लेना पड़ गया था, इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया था, तो भारत को IMF से लोन भी लेना पड़ गया था 1966 में। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ तक देख लीजिए। फिर 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल के लिए जो है वो आपका योजना अवकाश रहा था, और 1966 में भारत को IMF से लोन भी लेना पड़ गया था। तो ये पहला चरण हो गया। तो पहला चरण जो कि आपका 1951 से 1966 तक है, जिसको हम लोग नेहरू का मॉडल भी कहते हैं, नेहरू का चरण कहते हैं। और ये जो है पूरी तरीके से आपका, इसमें हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, जहाँ पे आपका कमोबेश ठीक ठाक भी रहा, सफल भी रहा, असफल भी रहा, दोनों तरह से हम लोग देखते हैं। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हल्का सा जो है वो PT के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा इसका फैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। सो ठीक है, तो PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हल्का सा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 1966 तक चलता है। और ये मॉडल जो है वो आपका J. सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है। इसमें जो है विकास दर है 5.6% रखा गया था, और प्राप्त हुआ था मात्र 2.7, एकदम पूरी तरीके से फेलियर हुआ था। प्रमुख उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही साथ जो है वो स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना है, यानी कि आपका उत्पादन करने वाला जो है अर्थव्यवस्था बनाना है। यहाँ पे देखिए, आधारभूत उद्योगों की अवहेलना किए बिना कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। तो आधारभूत उद्योगों की जो है नज़रअंदाज भी नहीं किए, और साथ ही साथ जो है कृषि क्षेत्र में हम लोग विशेष जो है बल भी देने लगे। मानव संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग जो है और एवं रोजगार में वृद्धि करने के ऊपर ध्यान दिया गया। खाद्यान्न में हम लोगों को आत्मनिर्भरता बनना था, और उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि करने का लक्ष्य था। आय और धन की विषमता को भी कम करना था, और अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त बनाना था। स्वतः स्फूर्त की अगर बात करें तो स्वतः स्फूर्त नहीं समझिए, मतलब कि आपका कि भारत को स्वतः स्फूर्त मतलब समझिए ना कि भारत को जो है वो आपका स्व उत्पादक यानी कि सेल्फ जेनरेटिव बनाना था। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि इस योजना के प्लान मॉडल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें निम्नलिखित मॉडल यानी कि प्रतिमानों की झलक मिलती है। देख लीजिए, इसमें पहला आपका PC महालनोबिस का जो है पूंजीगत निवेश मॉडल को अपनाया गया था। इसमें आपका J. सेंडी का डिमोनेटाइजेशन प्लानिंग मॉडल को अपनाया गया था। इसमें सुखमय चक्रवर्ती का योजना मॉडल को अपनाया गया, और चक्रवर्ती मॉडल का आयात निर्गत मॉडल को अपनाया गया। सार्वजनिक व्यय की जो राशि है वो 7500 करोड़ रुपये तक की गई थी, लेकिन व्यय आपका 8577 करोड़ रुपया हो गया। लक्षित विकास दर है वो 5.6 था, लेकिन 2.7 ही प्राप्त हो सका। इसका कारण 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1965-66 में राष्ट्रव्यापी सूखा जो अकाल वाला था, ये समस्या देखने को मिलता है। तो ये जो है वो आपका
तीसरा पंचवर्षीय योजना हो गया। और यहाँ पे आपका पीटी वाला भी फैक्ट और आपका मेंस वाला भी फैक्ट जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बातें। अब जो है वो हम लोग पहला चरण जो है वो पहला चरण में क्या क्या बात है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट जान लीजिए आप कि जो आपका प्रथम चरण है, प्रथम चरण के आयोजना की क्या हम लोग मुख्य विशेषताएं देखते हैं वो देख लीजिए। ये आपका मेंस के प्रोस्पेक्टिव से है। तो प्रथम चरण के आयोजना की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। तो बोला जाता है कि आयोजना का जो प्रथम चरण है जो कि आपका नेहरू का चरण है 1951 से लेकर 1966 तक है, जिसमें आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना को शामिल किया जाता है। तो इसमें भारत के आर्थिक विकास में सरकार का भूमिका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो इसमें भारत के आर्थिक विकास में जो है सरकार की भूमिका क्या थी, अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था। तो अर्थव्यवस्था का जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसको सरकार के लिए ही रिजर्व रखा गया था कि सरकार इसी में जो है वो काम करेगा और इसमें जो है वो वृद्धि करेगा। एवं आर्थिक समृद्धि में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सीमित रखा गया था। अब देख लीजिए, बोला गया था कि जो आपका प्रथम चरण है इसमें भारत के आर्थिक विकास में सरकार की जो है भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार के लिए आरक्षित रखा गया। तो आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका ज़्यादा थी। वहीं आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी सीमित रखा गया था, जिसे औद्योगिक आरक्षण की नीति भी कहा जा सकता है। तो औद्योगिक आरक्षण की नीति किसको कहेंगे, तो औद्योगिक आरक्षण की नीति समझिए। एक तरफ आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका ज़्यादा थी और एक तरफ आर्थिक समृद्धि में जो निजी क्षेत्र है इसकी जो है भागीदारी सीमित रखा गया है। तो इसी को ही आपका औद्योगिक आरक्षण की नीति कहेंगे। ठीक है, औद्योगिक आरक्षण की नीति कहेंगे। इसके बाद देख लीजिए इसके आगे की चर्चा। तो बोला जाता है कि आर्थिक आरक्षण की नीति का मुख्य स्रोत औद्योगिक नीति 1956 को माना जाता है। तो आर्थिक ये जो आरक्षण का जो नीति था इसका मुख्य स्रोत है औद्योगिक नीति 1956 को माना जाता है। सरकार का मानना था कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग केवल सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो सरकार के दिमाग में ये बात थी कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, इन उपलब्ध संसाधनों का अगर हम लोगों को औचित्यपूर्ण तरीके से जो है वो इसका उपयोग करना है तो ये काम केवल सरकार के हाथ में रहेगा तभी हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम सभी को इसमें जो है भागीदारी दे देंगे तो इसका मिसयूज हो जाएगा। तो यही बात है। तो सरकार का मानना था कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग केवल सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि करके आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप एक तरफ पूंजी निर्माण में वृद्धि कीजिए तो आपका आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए सरकार का यह भी मानना था कि यदि आर्थिक समृद्धि यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाया गया तो इससे भारत में आर्थिक विषमता में वृद्धि हो सकती है। क्या बोला गया, तो सरकार का ये भी मानना था कि जो आपका आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में अगर हम निजी क्षेत्र को अगर भूमिका हम लोग बढ़ा दें उत्पादन में तो इससे आपका आर्थिक विषमता जो हो वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जो भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो आपका ज़्यादा निवेश करेगा, उन लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो वो लोग ज़्यादा अमीर हो जाएगा, तो अमीर और अमीर हो जाएगा। इसीलिए सरकार को डर था कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने पर अर्थव्यवस्था में पूंजी एकत्रीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो मतलब कि सरकार को ये भी डर था कि अगर हम निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने पर अगर निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप आइए और आप जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में यानी कि आर्थिक समृद्धि में भाग लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में पूंजी एकत्रीकरण की समस्या होगी, यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन की समस्या होगी, क्योंकि निजी क्षेत्रों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। आप प्राइवेट स्कूल खोल दीजिएगा, वो आपका लोक कल्याण का काम करेगा, वेलफेयर का कभी नहीं करेगा, वो केवल लाभ कमाने के लिए काम करेगा, लाभ अर्जन। क्योंकि निजी क्षेत्रों का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है, इस कारण आयोजना के प्रथम चरण में निजी क्षेत्रों की भूमिका को सीमित रखा गया था। तो सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा कि आयोजन का जो प्रथम चरण है इसमें निजी क्षेत्रों की जो भूमिका है, इस निजी क्षेत्रों की भूमिका को बहुत ही ज़्यादा सीमित रखा गया था। क्यों रखा गया था, इसके पीछे का कारण है। आगे देख लीजिए, 18 इंडस्ट्री को सरकार अपने पास रखकर बाकी सभी को प्राइवेट कर दिया था। तो केवल जो मेन इंडस्ट्री है 18 को
उसको जो है सरकार अपने पास रखा था, बाकी बात जितना इंडस्ट्री है सभी को वो क्या कर दिया था, सबको वो प्राइवेट कर दिया था। ठीक है, अब देख लीजिए। तो अच्छा, ये जो पहला पॉइंट अभी तक हम लोग देखे हैं ना, इस पहला पॉइंट का हम लोग वो कीवर्ड नहीं दिए थे, मतलब इसका पहला पॉइंट का हेडिंग नहीं दे पाए थे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडिंग पहला दे दीजिए और इस हेडिंग का नाम दे दीजिएगा कि उद्योगों को आरक्षित रखना। तो देखिए क्या बोलेंगे कि प्रथम चरण के आयोजन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला विशेषता क्या है कि उद्योगों को आरक्षित रखना, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को क्या कर दीजिए, रिजर्व रख लीजिए, इंडस्ट्री को रिजर्व रख लीजिए। इसके लिए ये आपका यहाँ तक कहानी बताएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बताइएगा, क्या बताइएगा दूसरा पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट बताइएगा कि भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। पहला पॉइंट बताइएगा कि उद्योगों को आरक्षित रखा गया और इसके लिए सरकार क्या क्या किया गया। देखिए, उद्योगों को आरक्षित रखा गया, ये फीचर्स हम लोग पढ़ लिए। इसमें सरकार क्या काम किया वो देख लीजिए। तो इसमें मतलब बोले कि आयोजना के प्रथम चरण 1951 से 66 में भारत में आर्थिक विकास में सरकार का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था एवं आर्थिक समृद्धि में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सीमित रखा गया था, जिसे औद्योगिक आरक्षण की नीति भी कहते हैं। आर्थिक आरक्षण की नीति का मुख्य स्रोत औद्योगिक नीति 1956 को माना जाता है। सरकार का मानना था कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग केवल सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का यह भी मानना था कि यदि आर्थिक समृद्धि यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ा दिया गया तो इससे भारत में आर्थिक विषमता में वृद्धि हो सकती है। सरकार को ये भी डर था कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने से अर्थव्यवस्था में पूंजी एकत्रीकरण यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्रों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जन होता है, लाभ कमाना होता है। इस कारण आयोजना के प्रथम चरण में निजी क्षेत्रों की भूमिका को सीमित ही रखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया ये पहला पॉइंट, ये सारा है। अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। दूसरा जो नंबर पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में बोला गया कि भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है। इसमें क्या क्या बातें हैं वो देख लीजिए। तो द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, जिसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। एग्जाम्पल के लिए HEC को रांची में 1958 में बनाया गया और उस समय रांची जो है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। अभी देखिए HEC बना तो रांची कितना आगे बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बना। तो ये भी था इसका। तो बोला गया कि इसके अंतर्गत पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में किया गया, जिसका एक मुख्य कारण था कि क्षेत्रीय असमानता को क्या करना है, आपका कम करना है। साथ ही साथ ये भी था कि जो आपका PC महालनोबिस मॉडल है, ये आपका असंतुलित विकास यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ की अवधारणा पर आधारित मॉडल था। यानी कि ये जो है असंतुलित जो भी विकास हो रहा है इसको हम लोगों को बैलेंस करना है, मतलब कि तीनों सेक्टर में बराबर ध्यान देना है, तभी आपका बैलेंस ग्रोथ हो पाएगा, यानी कि संतुलित विकास हो पाएगा। यानी कि आपको तीनों सेक्टर में ध्यान जो है देना है। तो PC महालनोबिस मॉडल जो है वो असंतुलित विकास यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ की अवधारणा पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास के माध्यम से कृषि एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को विकसित करना था, और इस कारण इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज रणनीति पर भी आधारित माना जाता है। तो समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं कि PC महालनोबिस जो मॉडल है वो भारत में हो रहे असंतुलित विकास यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ, इसकी जो अवधारणा है इसको भी फुलफिल करना था। यानी कि जो आपका जो है असंतुलित विकास हो रहा था इसको दूर करके संतुलित विकास करना है, यानी कि तीनों क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी और आपका कृषि क्षेत्र में भी विकास करना है, तीनों को एक साथ। और ये जो PC महालनोबिस जो मॉडल है ये पूरी तरीके से इसी पे डिपेंड था। इसमें क्या किया कि पहले तो औद्योगिक विकास के माध्यम से कृषि को भी और सेवा क्षेत्र इन दोनों को विकसित किया, और इस कारण से इसको हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी कहते हैं। बीच में आपका उद्योग है तो इंडस्ट्री को हम लोग
बैकवर्ड यानी कि कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है, और ये आपका सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र से भी जुड़ा है। आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उद्योग के लिए आपका कच्चा माल चाहिए, तो आपका कृषि इसके लिए भी काम कर रहा है। और जब ये उद्योग यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो इसके लिए आपको मार्केट भी चाहिए यानी कि सेवा क्षेत्र, तो इसलिए इसको जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। आई होप ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, तो इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर जो है वो रणनीति पर आधारित मॉडल भी कहते हैं इसको हम लोग। आगे देख लीजिए, इसके अनुसार औद्योगिक विकास से होने वाले बचत को कृषि और सेवा क्षेत्र में निवेश करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तो इस मॉडल का एक कारण इस मॉडल का एक ये भी था पर्पस कि औद्योगिक क्षेत्र में होने वाला जो भी सेविंग है, जो भी बचत है, आप उसको कृषि क्षेत्र में और आप उसको सेवा क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक जो है ग्रोथ वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है आपका इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी यानी कि आवक उन्मुख रणनीति। तो इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी, आवक उन्मुख रणनीति, हम लोग पहला देखे इसका पॉइंट कि उद्योगों को आरक्षित रखा गया पहले चरण में, फिर देखिए भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, फिर तीसरा देखेंगे कि जो आपका आवक उन्मुख रणनीति यानी कि इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी है, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। इसमें क्या है बातें वो देख लीजिए। इसे आयात प्रतिस्थापन नीति भी कहते हैं। तो जो आपका इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी है, इसको आयात प्रतिस्थापन, आयात मतलब इंपोर्ट, प्रतिस्थापन मतलब उसको रिप्लेस पॉलिसी भी कहते हैं। मीन्स उत्पादन को बढ़ाकर आयात को कम कीजिए, करना है कृषि में, उत्पादन को बढ़ाकर आयात को कम करना है कृषि में। कहने मतलब आप समझ लीजिए इसको। प्रथम चरण के आयोजन का एक उद्देश्य भारत को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। सिंपल सी बात है। बोला गया कि जो आपका प्रथम चरण का आयोजना था, इसमें एक उद्देश्य ये भी था आपका कि आपका कृषि के ऊपर ध्यान दिए, फिर आपका भारी उद्योगों के ऊपर ध्यान दिए, फिर आपका कई सारे उद्योगों को आरक्षित भी कर लिए, फिर आपका जो है वो आपका आत्मनिर्भर बनना था। इसके अलावा आत्मनिर्भर के अलावा अगर हम लोग देखें तो सरकार को क्या काम था, तो सरकार को जो है वो सब उत्पादक यानी कि सेल्फ जनरेटिंग इसमें भी बनना था। इसके लिए सरकार क्या किया, इस कारण जो है वो सरकार के द्वारा इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी को अपनाया गया, यानी कि आयात प्रतिस्थापन नीति भी इसी को कहते हैं। यानी कि आयात को, उत्पादन को बढ़ा दीजिए और इससे उत्पादन को इतना बढ़ा दीजिए ताकि आपका आयात कम हो सके। इस कारण से इसको हम लोग इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी भी इसको कहते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्पादन में वृद्धि कीजिए और आयात निर्भरता को कम कीजिए। आप अपने देश में आप खाद्यान्न का उस टाइम हम लोग आयात करते थे, तो आप अपने उत्पादन को वृद्धि कर लीजिए ना। इससे क्या होगा, आपका आयात में वृद्धि हो, मतलब कि आप उत्पादन में वृद्धि कीजिएगा तो इससे आपका आयात में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी को अपनाया गया और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि उत्पादन में वृद्धि करके आयात निर्भरता को क्या करना है, कम करना है। वहीं दूसरी ओर घरेलू उद्योगों के विकास हेतु आयात प्रक्रिया को हतोत्साहित करना था। तो घरेलू उद्योग यानी कि जो भी आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री था, उसके विकास करने के लिए आयात प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करना था। इस कारण सरकार के द्वारा आयात शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि किया, हतोत्साहित किया गया। और इस कारण जो है वो सरकार के द्वारा आयात शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि किया गया तथा इसके समर्थन में यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योगों के विकास में उच्च आयात शुल्क को बनाए रखना अति आवश्यक है, जिसे शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार घरेलू उद्योगों को उनके आरंभिक अवस्था में सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो भी आपका मिनी इंडस्ट्री है, जो भी आपका, या तो आपका जो घरेलू जो भी उद्योग है, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसके विकास हेतु आपका आयात प्रक्रिया को भी हतोत्साहित किया गया। क्योंकि पता है कि क्योंकि जो आप उस समय जो भी उत्पादन कर रहे होंगे वस्तुओं का, सेवाओं का, उसका ज़्यादा मांग इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगा, और आप जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आप उसको ना कम्पीट भी नहीं कर पाओगे, कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। इस कारण से तो यहाँ पर बोला गया कि घरेलू उद्योगों के विकास के लिए आयात प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया,
करना था और इस कारण सरकार के द्वारा जो है वो क्या किया गया, आयात शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि किया गया। तो जो आपका आयात शुल्क है, तो आयात शुल्क में क्या किया गया, अप्रत्याशित वृद्धि किया गया। सिंपल सी बात है, अगर आयात शुल्क ज़्यादा होगा, आयात है और आपका निर्यात है, एक तरफ आपका आयात है, निर्यात है, निर्यात मतलब बेचना और आयात मतलब खरीदना, तो आयात शुल्क में वृद्धि कर दिए, मतलब कि चीज़ों को मंगाने के लिए जो है वो हम लोग क्या कर दिए, वहाँ पे दाम महंगा कर दिए। और जब दाम महंगा कर देंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का चीज़ को खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो हम लोग का सामान बचेगा, और हम लोग का जो सामान बच रहा है उसको अपने हम देश में यूज कर सकते हैं। नहीं समझे, आगे देखिए। इस कारण क्या है कि इस कारण सरकार के द्वारा आयात शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि किया। आयात शुल्क एक होता है निर्यात शुल्क, बेचने में जो लगता है सो, और आयात शुल्क जो यानी कि जो खरीदने में लगता है सो। तो आयात शुल्क में अप्रत्याशित क्या किया गया, वृद्धि किया गया, और इसके समर्थन में यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योगों के विकास हेतु उच्च आयात शुल्क को बनाए रखना अति आवश्यक है। अब देख लीजिए, अगर हम अपने घरेलू उद्योग का अगर हम विकास करना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं घरेलू उद्योगों का, तो उसके लिए आपको आयात शुल्क को उच्च रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नहीं रखेगा आयात शुल्क को, तो जो आपका घरेलू उद्योग है वो आपका डेवलप नहीं कर पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा, विकास नहीं करेगा, वो डूब जाएगा। और इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत। इसको बोलते हैं शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो आपका घरेलू उद्योग है उसके प्रारंभिक अवस्था में सरकार के द्वारा उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो भी आपका शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो भी घरेलू उद्योग है उसकी प्रारंभिक अवस्था में सरकार के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, और प्रारंभिक अवस्था में जो है वो आयात शुल्क को उच्च कर दिया जाता है। और जब वो विकसित हो जाएगा, जब वो उससे उत्पादन ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा, तब वहाँ से जो है वो शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत को हटा देगा, क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं इससे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तो बोला जाता है कि जब आप वस्तु को मंगाइएगा नहीं, आयात नहीं कीजिएगा, तो आपके देश में जो भी वस्तु का निर्माण हो रहा है आप उसी को खरीदने में मजबूर हो जाइएगा, और आप इस कंडीशन में आप उस वस्तु को खरीदिएगा तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो घरेलू यानी कि जो आपका घरेलू उद्योग है वो आपका डेवलप करेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आप आयात किए जा रहे हैं, तो इससे आयात बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। आयात तो बढ़ा दीजिएगा, आयात बहुत किए तो, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, आयात जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो है वो आपका घरेलू उद्योग बढ़ नहीं पाएगा फिर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए आयात को बढ़ा दिए, आयात शुल्क को बढ़ा दिए, आयात करेंगे नहीं, आप मजबूरन घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ही खरीदेंगे। सिंपल सी बात, आप समझ में आया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में उच्च आर्थिक समृद्धि दर के बावजूद आयोजना के प्रथम चरण में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो हम लोग देखिए, पहला में हम लोग कृषि पे फोकस किया, दूसरा में और तीसरा में हम लोग हेवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुआ। क्या क्या समस्या हुआ देख लीजिए। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को अधिक बल प्रदान नहीं किया गया। द्वितीय और तृतीय में कृषि को अधिक ज़्यादा जो पावरफुल नहीं, अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण भारत में खाद्यान्न संकट की जो है समस्या उत्पन्न हो गई, और साथ ही साथ खाद्यान्न आयात में वृद्धि के कारण भुगतान असंतुलन की भी समस्या उत्पन्न हो गई। सिंपल सी बात है। दूसरा नंबर देख लीजिए, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए अत्यधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं जो है मशीनरी कल पुर्जे के आयात के कारण भुगतान असंतुलन की समस्या और उत्पन्न हुई। तो भारी आप जो है भारी उद्योग यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके लिए आपको पूंजीगत वस्तु चाहिए, मशीनरी कल पुर्जे चाहिए, उसका आप आयात कर रहे हैं, आपका भुगतान संतुलन तो होगा ही ना। निर्यात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गति से कमी आई। निर्यात कर ही नहीं रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा कि नहीं होगा। चीन एवं पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ अकालों में तीव्रता में वृद्धि हुई, जिससे आपका राजनीतिक अस्थिरता हुआ, और इसके कारण जो है वो आपका राजकोषीय घाटा भी घटा, साथ ही साथ राजस्व घाटा में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। राजकोषीय घाटा में और आपका राजस्व घाटा में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, घाटा बढ़े जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था, तो वो 5 साल का योजना लगा ही नहीं सकता था। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट क्या किया, जो है वो योजना अवकाश का घोषणा कर दिया, और उसके बाद यहाँ से 1-1 साल का योजना प्रारंभ कर दिया। इसको समझिएगा।
तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पॉलिसी पैरालाइजिंग की कंडीशन आ गया था, यानी कि पॉलिसी जो है वो आपका पैरालाइज हो गया था। तो ये सभी समस्या भी हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या विशेषता था, 3 तरह का जो है फेमस विशेषता था वो हम लोग पढ़े। पहला आपका पढ़े कि उद्योगों को आरक्षित रखा गया। दूसरा पढ़े भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। और तीसरा देखें इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी, यानी कि आवक उन्मुख रणनीति, इसको अपनाया गया, जिसमें देखें कि हम लोग की घरेलू उद्योगों को विकास करने के लिए जो है वो उच्च आयात शुल्क को बना दिया, गवर्नमेंट बढ़ा दिया, आयात शुल्क को बढ़ा दिया। इसको हम लोग शिशु उद्योग संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब आपका आयात शुल्क ज़्यादा हो जाएगा तो आप चीज़ को आयात नहीं कीजिएगा, और जब आयात नहीं कीजिएगा तो घरेलू जो उद्योग के द्वारा उत्पादित जो वस्तु और सेवा है आप इसी को मजबूरन खरीदिएगा, और इससे आपका जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर पाएगा। अगर आप आयात कर लीजिएगा तो आप इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा जो भी वस्तु और सर्विस आ रही है आप उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा हम लोग का घरेलू जो उद्योग सो। इसके बाद आपका जो हम लोग देखें कि जो आपका योजना का जो प्रथम चरण था इसमें आपका कई सारा समस्या भी हुआ, उन समस्याओं को भी हम लोग देखें। समस्या का कारण अलग अलग हो सकता है कि हम लोग पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर ध्यान दिए, लेकिन दूसरे और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिए, जिनसे में हम लोग का खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, और साथ ही साथ खाद्यान्न आयात में वृद्धि हुआ, जिसके कारण भुगतान संतुलन की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई। उसके अलावा सेकेंड जो है वो पंचवर्षीय योजना में हम लोग भारी उद्योगों की स्थापना के ऊपर बल दिए। इससे क्या हुआ कि आपका पूंजीगत वस्तुओं का आयात में वृद्धि हुआ, जिससे आपका भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हुआ। निर्यात में कमी हुआ, इसी कारण आपका विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुआ। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और अकाल जैसी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे आपका राजनीतिक अस्थिरता हुआ। इस कारण आपका राजकोषीय घाटा और आपका राजस्व घाटा, इस सभी में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसके परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था। एक तरह से ये पॉलिसी पैरालाइसिस की कंडीशन आ गया था। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग आपका आयोजना का जो है प्रथम चरण कंप्लीट हो गया है, और इसमें हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। तो आयोजना का प्रथम चरण आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आयोजना का दूसरा चरण देखेंगे, फिर हम लोग आयोजना का तीसरा चरण देखेंगे, उसका विशेषता, उसका प्रॉब्लम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सभी को भी हम लोग देखते देखते आगे चलेंगे। तो आने वाले आपका जो है वो 3 क्लास और आएगा, और वहाँ पे जो है वो आपका ये टॉपिक जो है वो 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना वाला जो है टॉपिक आयोजना का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।